अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लैब टेम्पलेट्स पे है। हम लोग टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं अपने कोड में से डेटा टाइप्स की कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए। अभी तक आप जितनी भी कोडिंग करते आए हो उसमें आपने अगर कोई फंक्शन लिखा है तो उस फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी आपको डेटा टाइप लिखनी होती है। उस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप है तो उसकी आप डेटा टाइप अलग से स्पेसिफाई करते हैं। इस तरह अगर आप कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सब की डेटा टाइप्स आपको स्पेसिफाई करनी होती है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना एक ऐसा कोड बनाएं जिसमें हम डेटा टाइप्स को यूज़ ना करें, बल्कि हमारा कोड इतना इंटेलिजेंट हो कि वो खुद से डिसाइड कर रहा हो कि कौन सी डेटा टाइप आपने यूज़ करनी है। हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करें। उस फंक्शन को कॉल करते वक्त जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 मैंने पास किया है तो 5 की बेस 5 अब इंटीजर है तो उस बेसिस पे खुद ही डिसाइड हो जाए जिस फंक्शन को मैं कॉल करूँ कि इसमें मेरे पास जो पैरामीटर रिसीव हुआ है वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे हमारी टेम्पलेट्स हमारी हेल्प आउट करते हैं। टेम्पलेट फंक्शन भी हो सकता है और टेम्पलेट क्लास भी होती है। तो हम इसकी कोडिंग से देखते हैं कि टेम्पलेट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है। अब मैंने एक सी प्लस प्लस की सिंपल फाइल क्रिएट की है और इस फाइल के अंदर ये मेन का फंक्शन है। इसमें मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इंटीजर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ और लेट से एक फ्लोट भी प्रिंट करवाना है मैंने। तो मैंने 3 डेटा टाइप्स डिफरेंट प्रिंट करवानी है। फंक्शन मेरे पास जो है वो प्रिंट का है, तो मुझे तीनों डेटा टाइप्स के लिए फ़ंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले इंटीजर के लिए एक फ़ंक्शन लिखना है जिसमें एक इंटीजर रिसीव करेगा ये, और फिर यहाँ पे इसको सी आउट करवा देना है नम। और मेन से इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं, और इसके पैरामीटर में मैं 5 पास कर देता हूँ। अब 5 एक इंटीजर है, इंटीजर रिसीव होगा यहाँ पे और ये उसको प्रिंट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो मैं एक और दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग सेंड कर देता हूँ। अब ये वाला फंक्शन तो इतना केपेबल नहीं है कि वो स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर दे, क्योंकि इसकी जो हमने पैरामीटर की डेटा टाइप स्पेसिफाई की है वो हमने इंटीजर स्पेसिफाई किया। अब ये स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वाला फंक्शन, इसके लिए हमें एक अलग से ओवरलोडेड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम डेटा टाइप को चेंज कर देंगे। अब मैं इंटीजर रिसीव नहीं करूँगा, अब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग रिसीव हो रही होगी। अब यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग रिसीव कर रही है, तो अब ये वाला फंक्शन जो है वो जब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट अपनी स्पेसिफाई कर देगा। इसी तरह मुझे अब एक और चीज़ प्रिंट करवानी है जिससे कि फ्लोट भी प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये सारे स्टेप को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से, इसकी डेटा टाइप मुझे फ्लोट सेट करनी पड़ेगी। तीनों की तीनों फंक्शन की जो इंटरनल डेफिनेशन है वो सेम ही है, सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट है जो कि उस पैरामीटर को प्रिंट कर रही है जो इस फंक्शन ने रिसीव की है। तो डेफिनेशन तीनों फंक्शन की सेम है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो जाती जा रही है। ये हम ओवरलोडेड फंक्शन बनाते जा रहे हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर मैं फ्लोट वैल्यू से फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि तीनों फंक्शन सेपरेटली कॉल हो रहे होंगे और उनकी आउटपुट हमें कंसोल पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो हमारे पास वो आउटपुट आ रही है जो हमने फंक्शंस में स्पेसिफाई की थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो रही है और इंटरनल डेफिनेशन जो है वो हर फंक्शन की सिमिलर है। तो ये एक तरह से कोड रिपीट होता जा रहा है, और जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आप एक उसका यूज़फुल जो काम आपने करना होता है वो ये होता है कि कोड रिपीट ना हो। लेकिन इस हमारे जो एग्जांपल है इसमें कोड की रिपीटेशन हुई है तो हमने इसको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे हमारी टेम्पलेट हेल्प आउट कर सकता है। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो एक ही प्रिंट का फंक्शन बनाऊँ और जो भी डेटा टाइप उसे सेंड करना चाहूँ यहाँ से 5 या स्ट्रिंग सेंड करूँ या फ्लोट सेंड करूँ, प्रिंट का फंक्शन एक ही हो और वो जो डेटा टाइप जो मैं सेंड कर रहा हूँ उसे उसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर ले कि कौन सी डेटा टाइप आई है, खुद ही ऑटो रिकग्नाइज करे उस डेटा टाइप को और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी इस फंक्शन की डेफिनेशन है उसको एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे हम फिर टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अब टेम्पलेट को यूज़ करने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप फंक्शन के ऊपर जिस फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आप टेम्पलेट का कीवर्ड लिखेंगे और आपने उसकी फिर टाइप स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप नेम, और इसका एक तरह से हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसको कि हम टिपिकली टी का नाम देते हैं। टाइप नेम का मतलब यहाँ पे ये जेनेरिक है, यहाँ पे इंटीजर भी आ सकती है, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अब मुझे 3 फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ एक ही फंक्शन लिखूँगा, बाकी 2 को रिमूव कर देते हैं। और अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डेटा टाइप को आपने जेनेरिक करना है वहाँ पे आप टी लिख देंगे, ये जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है टी। तो फंक्शन को मैंने जेनेरिक बना दिया और मैं यहाँ से 3 टाइम्स इसे कॉल कर रहा हूँ, ईच टाइम विद डिफरेंट डेटा टाइप। और ये एक फंक्शन ही इन तीनों डेटा टाइप्स के लिए एनफ रहेगा क्योंकि मैंने फंक्शन को टेम्पलेट बना दिया। इसको रन करके देखते हैं।
तो इसकी आउटपुट एज एक्सपेक्टेड हमें आ रही है। आप एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो प्रिंट वाला फंक्शन है ये इंटीजर इसमें पास करूँगा डाटा टाइप, इसमें आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो जैसा आप देख रहे थे अभी पहले मैंने नहीं लिखी हुई थी तो वो फिर भी चल रहा था। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि किस डेटा टाइप के साथ आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन जो डेफिनेशन है वो एक ही रहेगी, ये आपने फंक्शन एक ही लिखा हुआ है, बस कॉल करते हुए तो उसे स्पेसिफाई कर दिए कि आप मैं इंटीजर कॉल कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट भेज रहा हूँ। तो ये इस तरह भी ये कोड बिल्कुल चलेगा कि आपने डेटा टाइप्स को यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिए। अब एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपने जिस चीज़ को भी टेम्पलेट बनाया है, फंक्शन को टेम्पलेट बनाया है या क्लास को टेम्पलेट बनाया है, हम अभी फंक्शन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें हमने फंक्शन को टेम्पलेट फंक्शन बनाया है। तो ये तब तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इन तीनों लाइन्स को कमेंट कर दूँ यहाँ से, यानी मैं इस फंक्शन को मैंने लिखा तो है, मैं कंपाइल नहीं करता, तो ये रियलाइज़ ही नहीं होगा हमारे पास। अगर इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक एरर जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर जो वेरिएबल का नाम रखा है वो नाम रखा है, लेकिन मैं इसको सी आउट करवाते वक्त लेट्स से एम को स्किप कर देता हूँ। तो इसको एरर देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा मुझे, और ये कंपाइल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसको रीबिल्ड सोल्यूशन पे जाता हूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इसने सक्सीडेड में डाल दिया है और कुछ भी फेलियर में नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, हालांकि ये एक एरर है। अगर आप इसे नॉर्मल टर्म्स में लिखेंगे, टेम्पलेट को हटाएं यहाँ से, तो ये एक एरर बनता है। इसको यहाँ पे मुझे एरर देना चाहिए था कि एन यू जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, ये क्या चीज़ है, इसे तो नहीं पता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एरर होना चाहिए था, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि जब तक आप इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे तो वो इसको क्रिएट भी नहीं कर रहा, वो इसको इन अदर वर्ड्स वो इसको देख भी नहीं रहा, वो समझता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। इसकी एग्जिस्टेंस होगी तब जब हम इसे यहाँ से कॉल करेंगे। अब मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉल करता हूँ, अब मेरे पास ये एरर आना चाहिए। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि जो नम है यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे एन यू आ गया है, तो ये एन यू अनआइडेंटिफाइड है। अब इसे आप बिल्ड करें, देखो अब मुझे बता रहा है कि वो ये एन यू जो है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है। तो जब हमने इसे कॉल नहीं किया था तब उसने एरर भी नहीं दिया, और जब हमने इसे कॉल किया है तब उसने एरर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्पलेट फंक्शन को कॉल करेंगे तभी उसकी एग्जिस्टेंस रियलाइज़ होगी, अदरवाइज़ वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ इससे कंपाइलर को फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई भी। अब हम टेम्पलेट की एक एग्जांपल को क्लास के उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, एक क्लास का एक टेम्पलेट बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी कम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ और वो टेम्पलेट क्लास है, तो मुझे उससे पहले लिखना पड़ेगा कि टेम्पलेट है ये। क्लास एक बनाने का मकसद ये है कि हम एक ऐसी क्लास बनाने जा रहे हैं जिसमें कि नंबर्स का सम करवाना है, एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि दो नंबर्स का सम करेगा। तो इस क्लास के ऑब्वियसली दो ही डेटा मेंबर्स होने चाहिए, और दोनों की टाइप आप क्या हो सकती है, आप दो दो नंबर्स का सम करवाना है, तो इंटीजर का भी सम हो सकता है और फ्लोट का भी सम हो सकता है। तो यहाँ पे फिर अगेन हमें ज़रूरत है कि हम इसकी टेम्पलेट क्लास बनाएं और इसकी डेटा टाइप्स को हमें जनरेट रखना है यहाँ पे। तो इसलिए इसका नाम, इस क्लास का नेम लेट से हम रखते हैं कि ये क्लास सम करेगी। और यहाँ पे अब मैं इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करूँगा ना फ्लोट, दो मुझे वेरिएबल बनाने हैं num1 एंड num2, लेकिन मुझे उनकी डेटा टाइप जो है वो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट की फॉर्म में स्पेसिफाई नहीं करूँगा। मैं इसकी डेटा टाइप जनरेट रख देता हूँ टी num1 और num2, यानी ये दो एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी डेटा टाइप को, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, आपने बल्कि इसको प्राइवेट में रखना होता है। पब्लिक में हम इसकी बाकी चीज़ें रखेंगे। इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, जिसमें कि दो नंबर्स को आप अगेन उनकी डेटा टाइप जो है वो num1 और num2 की डेटा टाइप को टी ही रखेंगे। इसको यहीं पे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। बाकी सारा का सारा कोड जो है वो जो फॉर्मेट है वो वैसा ही रहेगा जैसा आप लोग अब तक करते आ रहे हैं, जो आपने अभी तक सीखा है, बस सिर्फ जो डेटा टाइप है वो चेंज हो रही है। इसी तरह आगे मुझे गेटर सेटर बनाने हैं।
तो मैं यहाँ पे सेटर्स पहले बना देता हूँ, वॉइड सेट num1। अब जब सेट num1 करेंगे तो अगेन किस टाइप का आपने वेरिएबल रिसीव करना है, टी टाइप का num1। और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस num1 इक्वल्स num1। इसी को कॉपी करते हैं फॉर सेकंड सेटर। आप num2 के लिए ये सेटर हो जाएगा। और इस तरह आपने अब गेटर बनाना है, तो उसके लिए हमें रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। अगेन अब रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, टी गेट num1। और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे num1। इसी को कॉपी करते हैं फॉर द सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ num2 के लिए, ये गेटर बन जाएगा। अब एक फंक्शन बनाना है। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि एक ऐसा फंक्शन जो कि जेनेरिक डेटा टाइप्स के ऊपर काम कर रहा होगा और वो सम करेगा। आप वो सम फ्लोट का भी कर सकते हैं और इंटीजर का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड का, जो कि मुझे क्या रिटर्न करेगा, टी ही रिटर्न करेगा। यहाँ से टी रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि रिटर्न करवा दें num1 प्लस num2 को, जो भी उनकी डेटा टाइप्स हैं, डजेंट मैटर। हम लोग टेम्पलेट क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपने एक टेम्पलेट क्लास यहाँ पे बना ली है जिसकी डेटा टाइप्स आपने स्पेसिफाई नहीं की। जब हम इसे कॉल करेंगे, इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम जब हम डेटा टाइप सेंड करेंगे उसी बेसिस पे डिसाइड करेगा कि इंटीजर रखना है या फ्लोट रखना है, क्या रखना है। अब मेन फंक्शन में आ जाए। आप मेन फंक्शन में आके अब आप इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त यहाँ पे अब आप जो भी वैल्यू इसे पास करेंगे उसी टाइप के वो डेटा मेंबर्स में जाके सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 और 10 मैं यहाँ से इसे सेंड करता हूँ। अब मुझे एस के ऊपर ऐड का फंक्शन कॉल करना है। तो ऐड का फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करता है, सी आउट रिटर्न कर रहे हैं और टी रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं सी आउट करवाता हूँ ऐड एस डॉट ऐड। अब यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है, इसने सम को हाईलाइट किया हुआ है, इसने इंस्टेंस नहीं क्रिएट करने दे रहा मुझे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एरर को रीड करें कि आर्गुमेंट लिस्ट फॉर क्लास टेम्पलेट सम इज़ मिसिंग, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो पैरामीटर मैं सेंड कर रहा हूँ ये किस टाइप के होंगे। तो आप उस तरह एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कि किस टाइप का आप पैरामीटर्स यहाँ से सेंड करें। मैं इंटीजर टाइप की सेंड करूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा है। फंक्शन के केस में ये ज़रूरी नहीं था, ऑप्शनल था, लेकिन क्लास के केस में ये मस्ट है। आपने मस्ट स्पेसिफाई करना है कि जो आप पैरामीटर सेंड कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं। इस तरह मैं एक और फंक्शन एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ सम का ही, और दिस टाइम मैं फ्लोट पैरामीटर्स यहाँ से पास करूँगा, और आप इसका नाम लेट से एफ रखते हैं, और यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यूज़ को पास करोगे। और आपने एस के ऊपर ऐड का फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसी तरह आप एफ के ऊपर भी, फ्लोट वैल्यूज़ के ऊपर भी ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। इस कोड को रन करते हैं। कोड को मैंने रन किया है, और उन दोनों की जो भी आउटपुट आ रही थी, 5 और 10 का सम 15 था, और इन फ्लोट वैल्यूज़ का सम जो है वो 18 बन रहा था, वो उसने मुझे यहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले करवा दिए। तो आपने देखा कि फंक्शन जो है वो क्लास, मैंने टेम्पलेट क्लास बना ली थी और उनकी डेटा टाइप्स को मैंने जनरेट रख दिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आपने देखा होगा कि जब आप क्लास के डाटा मेंबर्स बनाते हैं तो लाजमी तो नहीं है कि उसमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही आती हों, इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग ही आती हो। इस टाइप के डाटा मेंबर्स तो नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास किसी दूसरी टाइप का भी, किसी दूसरी क्लास का भी डाटा मेंबर हमारे पास आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई थर्ड क्लास बनाई हुई है यहाँ पे जिसका नाम मैंने रखा हुआ है पर्सन क्लास। तो मैं यहाँ पे पर्सन क्लास का भी तो एक डाटा मेंबर बना सकता हूँ ना। तो उसके लिए, इस केस के लिए आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे आपको टाइप नेम के बजाय यहाँ पे क्लास लिख देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्लास का कीवर्ड यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे इसके जो डेटा मेंबर्स होंगे उसमें किसी दूसरी क्लास का भी एज अ डेटा मेंबर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आप फिर क्लास का कीवर्ड लिखेंगे। तो अब आपको
मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए। एक है, जब आपने वेक्टर्स पढ़े थे तो वेक्टर को भी बनाते वक्त आप स्पेसिफाई करते थे कि ये किस टाइप का वेक्टर है। एंगल ब्रैकेट्स लगा के आप बताते थे किस टाइप का वेक्टर है। यहाँ पे आप उसकी टाइप में इंटीजर भी आ सकता था, फ्लोट भी आ सकता था और स्ट्रिंग या किसी दूसरी क्लास का। फॉर एग्जांपल आपने पर्सन की क्लास बनाई हुई, तो पर्सन की क्लास का भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते थे कि मैं वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ या लिस्ट बनाने जा रहा हूँ पर्सन टाइप की, और फिर आप उसके आगे उसका नाम लिखते थे। तो अब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो पर्सन था यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने वेक्टर के ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई हुई और पर्सन की क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करती मेरे पास। तो लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो आप टाइप स्पेसिफाई किया करते थे, वो टाइप बेसिकली बता रही होती है कि आप किस टाइप का वेक्टर बनाने जा रहे हैं। और फिर इस समय ये भी पता चलता है जो वेक्टर इटसेल्फ है वो भी टेम्पलेट क्लास ही एग्जिस्ट है, टेम्पलेट क्लास है हमारे पास। और हम उस क्लास के जब इंस्टेंस क्रिएट करते थे, जैसे मैंने ये एरे पर्सन एक इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त आप उस टाइप को स्पेसिफाई कर देते थे। जो वेक्टर की क्लास में जो उन्होंने सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने जो कोड लिखा होगा वो सारा टेम्पलेट की फॉर्म में लिखा होगा, यानी इस फॉर्मेट में कोड लिखा हुआ होगा वेक्टर की क्लास में। तो इस लैब से आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि वेक्टर्स के आगे हम एंगल ब्रैकेट लगा के क्यों इस तरह स्पेसिफाई किया करते थे। इस लैब में जो आपने टास्क इंप्लीमेंट करना है, इसमें आपने एक कैलकुलेटर ही बनाना है। कैलकुलेटर इंटीजर वैल्यूज़ पे भी ऑपरेट करे और फ्लोट वैल्यूज़ पे भी ऑपरेट करे, और कैलकुलेटर के जो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आपने इंप्लीमेंट करने हैं। जो आपने टेम्पलेट की क्लास बनानी है वो कैलकुलेटर की जो क्लास बनानी है वो बेसिकली एक टेम्पलेट क्लास बनानी है। और मेन फंक्शन से आपने 2 इंस्टेंस क्रिएट कर लें, एक फ्लोट टाइप का बना लें और एक इंटीजर टाइप का बना लें, और दोनों के थ्रू फिर सारे के सारे फंक्शंस को कॉल करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो आपकी आउटपुट ऐसी डिस्प्ले होनी चाहिए आपके कंसोल पे। तो ये एक छोटी सी लैब है और ये इसका लैब टास्क